नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम दिसंबर 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों के अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात गुजरात व हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव से संबंधित है, जो नवंबर दिसंबर 2022 में संपन्न हुए। गुजरात में बीजेपी की सरकार आई लगातार 7वीं बार, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और 1985 से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की प्रथा जारी रही। पिछली बार बीजेपी की सरकार आई थी और हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा रही कि हर 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और वही प्रथा कायम रही और इस बार कांग्रेस की सरकार आई। अगर हम गुजरात विधानसभा चुनावों की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव कब हुए? 1 से 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुए। कितनी सीटों के लिए? 182 सीटों के लिए, जिसमें बीजेपी को 156 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 17 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली। अगर हम और बात करें तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली और निर्दलीय 3 सीटें रहीं। बीजेपी, जैसा कि हमने बात की, लगातार 7वीं बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के सीएम बने हैं। राज्यपाल कौन थे गुजरात के? तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये ध्यान रखना अगर पूछा जाए तो। ये बातें थी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमने जैसे कि बात की कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है और 1985 से चली आ रही प्रत्येक 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन की प्रथा हिमाचल प्रदेश में जारी रही। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और जिसमें से कांग्रेस ने 40 सीटें प्राप्त की, वहीं बीजेपी ने 25 सीटें और 3 सीटें निर्दलीय रहीं। मुख्यमंत्री बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री बनाया गया है मुकेश अग्निहोत्री को। वहीं तत्कालीन राज्यपाल कौन रहे हैं? राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये तत्कालीन राज्यपाल थे। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में, सही जोड़ी मिलाओ में पूछ सकता है कि गुजरात में कितनी विधानसभा सीटें हैं तो 182, हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं 68। तो ये बातें ध्यान रखनी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में पूछा जा सकता है कि किस राज्य के सीएम बनाए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री के बारे में पूछा जा सकता है। भूपेंद्र पटेल के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और 12.92% मत प्राप्त हुए। तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पात्र हो चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी अभी इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है 3 राज्यों में। 3 राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली है, पंजाब है और गोवा। यहाँ पर इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने का पात्रता क्यों मिल गई है? क्योंकि इसने गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें और 12.92% मत प्राप्त कर लिए। राष्ट्रीय स्तर के दल के दर्जे के लिए एक पात्रता है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि हमने बात की कि आम आदमी पार्टी को 3 राज्यों में पहले से ही राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब गुजरात में भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से वह राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए पात्र हो जाएगी। और अभी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय दर्जे प्राप्त पार्टी कितनी है? राष्ट्रीय अगर पार्टी की बात करें तो कितनी है? 8 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर सीपीआईएम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, फिर एक है एआईटीसी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो ये 8 हैं और 9वीं कौन सी हो जाएगी? आम आदमी पार्टी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अभी ये दर्जा मिला नहीं है, दर्जा मिलने की पात्रता आम आदमी पार्टी ने प्राप्त कर ली है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 के बारे में है। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022, जिसका आयोजन 8 से 11 दिसंबर 2022 को गोवा के पणजी में किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखना है, इसका आयोजन किसने किया? केंद्रीय आयुष मंत्रालय।
कब से कब तक? 8 से 11 दिसंबर 2022 को। और इसका लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसी अवसर पर ही 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों, नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई, जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ स्थापित किया गया? पणजी, गोवा में। वहीं राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया? गाजियाबाद, यूपी में। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की स्थापना दिल्ली में की गई। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब इन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये बातें ध्यान रखनी है। अब हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? पूछा जाएगा कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा के पणजी में किया गया। जो 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान स्थापित किए जाएंगे, इनका शहर पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थापित किए। जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? पणजी में। यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप के जो 21 निर्जन द्वीप हैं, जो इसमें से 16 जो द्वीप हैं ये उत्तरी व मध्य अंडमान के हैं, वहीं जो 5 द्वीप हैं वो दक्षिणी अंडमान के हैं। तो इन 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा। अब ये परमवीर चक्र किन्हें दिया जाता है? तो परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। जैसे एक नाम रखा गया है सोमनाथ द्वीप। सोमनाथ द्वीप किसके नाम पर रखा गया है? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर इस द्वीप का नामकरण किया गया है। और इसी तरह से 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण भिन्न भिन्न परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। इसमें विक्रम बत्रा का भी नाम शामिल है, विक्रम बत्रा। अगर हम कुछ और बातें जानें तो अंडमान निकोबार के 3 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार के जो 3 द्वीप हैं, दिसंबर 2018 में इनके नाम में परिवर्तन किया गया था। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 2018 में नाम में परिवर्तन किया गया था। क्या क्या नाम में परिवर्तन किया गया था? जैसे जो रॉस आइलैंड है, इसका नाम क्या रखा गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वहीं जो नील आइसलैंड था, इसका नाम क्या रखा गया था? शहीद द्वीप। और एक है हैवलॉक आइसलैंड, इसका नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा। दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप के 3 द्वीपों के नाम में भी परिवर्तन किया गया था। रॉस आइसलैंड, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया था। वहीं नील आइसलैंड का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक का स्वराज द्वीप। कब? पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा में रहा है क्योंकि इसके 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। हमने बात की परमवीर चक्र क्या होता है? ये वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और सोमनाथ शर्मा ये पहले योद्धा हैं जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त किया था और उन्हीं के नाम पर सोमनाथ द्वीप का नामकरण किया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात असम राज्य में लोकसभा व विधानसभा सीटों के पुनर्परिसीमन से संबंधित है। 1 जनवरी 2023 से असम राज्य में लोकसभा व विधानसभा सीटों का पुनर्परिसीमन प्रारंभ किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी, अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि हाल ही में किस राज्य में लोकसभा विधानसभा सीटों का पुनर्परिसीमन प्रारंभ किया गया है, तो वो असम राज्य होगा। अब हम समझ लेते हैं कि ये परिसीमन क्या होता है, परिसीमन का क्या मतलब है। इसके लिए अंग्रेजी रूपांतरण है डिलिमिटेशन। क्या मतलब होता है परिसीमन का? परिसीमन का अर्थ होता है सीमा का निर्धारण।
सीमा का निर्धारण लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। तो राज्य विधानसभा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा का निर्धारण किया जाता है परिसीमन के द्वारा। अब असम राज्य में अभी क्यों किया जा रहा है, तो एक बात हमें ये समझनी है कि 2001 से 8 के दौरान 2001 से 2008 के दौरान संपूर्ण देश में परिसीमन हुआ था 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन जो 4 पूर्वी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, वहाँ कुछ कारणों से ये परिसीमन नहीं हो सका था और इसीलिए अब यहाँ पर परिसीमन प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो परिसीमन किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से, तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा, यानी इस परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है। और जो पिछली बार असम राज्य में परिसीमन हुआ था वो 1976 में हुआ था, 1971 की जनगणना के आधार पर। हमने बात की कि 2001 से 8 के दौरान संपूर्ण देश में परिसीमन कराया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से 4 पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं हो सका था। उन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? एक तो असम ही हो गया, फिर आप मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो ये ध्यान रखना है, और अभी असम में हो रहा है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अमृत भारत स्टेशन योजना से संबंधित है। अब ये अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की योजना है। क्या उद्देश्य है अमृत भारत स्टेशन योजना का? कि रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जाए, अपग्रेडेशन किया जाए, नवीनीकरण किया जाए, और इसके अंतर्गत 1000 से अधिक किंतु 1000 से अधिक छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की बात इसमें कही गई है। एक बात ध्यान रखना है कि एक स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम भी रेलवे का चल रहा है। भारतीय रेलवे का एक कार्यक्रम चल रहा है, स्टेशन पुनर्विकास योजना। इसके अंतर्गत बड़े स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। 200 बड़े स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, और ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसमें छोटे स्टेशनों जो कि महत्वपूर्ण हैं उनका अपग्रेडेशन या आधुनिकीकरण किया जाए। अब आधुनिकीकरण का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं हैं उनको तो पूरा किया ही जाएगा, उसके अलावा और सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, जैसे 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी, फ्री वाईफाई, वेटिंग रूम, दिव्यांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, शौचालय आदि की व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं रेलवे की योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के अपग्रेडेशन से संबंधित। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है कि 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात एनसीआरबी की रिपोर्ट संबंधित है, जो देश में 2021 में हुई सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया, ये दिसंबर 2022 में जारी की गई है। अब एनसीआरबी का क्या मतलब है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ये रिपोर्ट है। अब इसमें कुछ निष्कर्ष बताए गए हैं कि 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 10.5% की वृद्धि हुई है। अगर हम देखें कि 2020 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, तो 3,54,796 हुई थी। वहीं 2021 में ये संख्या कितनी हो गई? 4,03,116। तो इस प्रकार से 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 10.5% की ग्रोथ दिखाई देती है। अगर हम देखें कि 2021 के दौरान जो भी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जैसे 4,03,116, तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रतिशत रहा है 59.7%। वहीं शहरी क्षेत्रों में इसका प्रतिशत रहा है 40.3%। कुछ और बातें इस रिपोर्ट में कही गई कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 16.8% की वृद्धि हुई है, और सर्वाधिक मौतें दोपहिया वाहनों से हुई हैं। और अधिकांश दुर्घटनाओं का इसमें कारण बताया गया है कि वाहनों का तेज गति से होना, खतरनाक ओवरटेकिंग, एल्कोहलिक और ख़राब मौसम, ये सब कारण बताए गए हैं। तो ये बातें ध्यान रखना है। मेंस वैल्यू एडिशन में हम प्रयोग कर सकते हैं इन फैक्ट्स का। तो चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं।
अगली बात, तमिलनाडु राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में है, जो कि कौन है? आरितापट्टी। आरितापट्टी तमिलनाडु का एक गांव है। अब ये तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। अब ये जो आरितापट्टी गांव है, इस गांव में 7 बंजर ग्रेनाइल पहाड़ियों की एक श्रृंखला में 72 झील, 200 प्राकृतिक झरने और 3 चेक डैम मिले हैं। यहाँ लगभग 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां उपस्थित हैं। साथ ही कई महापाषाण संरचनाएं एवं रॉक कट टेम्पल भी हैं, और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि आरितापट्टी क्या है या इसका संबंध किस राज्य से है, तो ध्यान रखना कि तमिलनाडु का एक गांव है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि ये तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। अगली बात, मेंडूस चक्रवाती तूफान के बारे में है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया दिसंबर 2022 में। अगर पूछा जाएगा मेंडूस के बारे में कि मेंडूस से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे, तो तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में है और बंगाल की खाड़ी से जो तटवर्ती राज्य वही प्रभावित रहे। तो ध्यान रखना है मेंडूस के बारे में कि ये साइक्लोन चक्रवाती तूफान है और इससे प्रभावित क्षेत्र। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति से संबंधित है। डीना बोलुआर्टे को वहाँ की संसद ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। पेरू के वामपंथी राष्ट्रपति रहे हैं पेड्रो कैस्टिलो, और पेड्रो कैस्टिलो को वहाँ की संसद ने उनके पद से हटा दिया और उपराष्ट्रपति रही डीना बोलुआर्टे को पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। ये बात ध्यान रखनी है कि जो पेरू का 200 वर्षों से अधिक का लोकतंत्र का इतिहास रहा है, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को पेरू का राष्ट्रपति बनाया गया है, और नाम है उनका डीना बोलुआर्टे। अगर पूछा जाएगा कि डीना बोलुआर्टे का संबंध किस देश से है या किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो वो होगा पेरू। अगर हम पेरू के बारे में जानें तो पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है लीमा। ये बात ध्यान रखनी है। हमने बात की कि पेरू की संसद ने राष्ट्रपति को हटाकर डीना बोलुआर्टे को नया राष्ट्रपति बनाया है। तो पूर्व राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि पेड्रो कैस्टिलो का संबंध किस देश से है, तो ये भी ध्यान रखना है कि पेरू से है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात ईरान देश से संबंधित है। ईरान को हाल ही में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से निष्कासित कर दिया गया है, और ये निष्कासन किया गया है UNECOSOC द्वारा। अब ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने क्या किया है? ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया? अब ईरान वर्ष 2022 में ही यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना था और इसका कार्यकाल 2026 तक का था, और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल द्वारा इसे निष्कासित कर दिया गया है। कारण क्या बताया गया इसमें कि अभी आप देखेंगे कि ईरान में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि ईरान में एक युवती है महसा अमीनी। तो महसा अमीनी जो 22 वर्षीय महिला थी, इसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। पुलिस जो थी नैतिक और धार्मिक मामलों की पुलिस द्वारा महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि हिजाब ना पहनने के कारण गिरफ्तारी ये की गई थी, और गिरफ्तारी जो हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और ईरान में हिजाब के विरुद्ध फिर महिलाओं ने प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया, और इसी की प्रतिक्रिया है कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल द्वारा ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ ईरान की इस नीति को पाया गया, और ये जो प्रतिक्रिया है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की इसी संदर्भ में आई है। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि महसा अमीनी का संबंध किस देश से है, तो ये ईरान की हैं, और क्यों चर्चा में रही हैं जो हमने अभी बात की। ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया। इन सब कारणों पर हमने चर्चा की। चलते हैं आगे।
अगली बात भारत व चीन की सेना के बीच झड़प से संबंधित है। भारत के तवांग क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, तो वहां पर भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई 9 दिसंबर 2022 को। कारण क्या था? चीनी सेना द्वारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अतिक्रमण का प्रयास किया गया, जिसे भारतीय सेना द्वारा विफल कर दिया गया और इसीलिए ये तवांग क्षेत्र चर्चा में रहा। अगर पूछा जाएगा कि तवांग क्षेत्र भारत के किस राज्य का हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अब्दुल्ला यामीन से संबंधित है। अब अब्दुल्ला यामीन कौन है? ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले में इन्हें 11 वर्ष की सजा हुई है और वहां की स्थानीय अदालत द्वारा इन्हें 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। कब? 25 दिसंबर 2022 को। अब ये मालदीव के राष्ट्रपति रहे हैं 2013 से 18 के दौरान। इन्हें भारत विरोधी छवि वाला माना जाता है और चीन समर्थक माना जाता है। इन पर आरोप था कि सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के मामले में रिश्वत के आरोप में इन्हें यह सजा सुनाई गई है। 2019 में 5 वर्ष के कारावास की सजा भी एक अदालत द्वारा इन्हें सुनाई गई थी। अब अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि अब्दुल्ला यामीन का संबंध किस देश से है, ठीक है, तो ये कौन है? मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात फिजी के नए प्रधानमंत्री से संबंधित है। फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं सितविनी राबुका और 16 वर्षों के बाद फिजी को नया प्रधानमंत्री मिला है। इसके पहले फिजी के प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रैंक बेनीम रामा। ये 2007 से 2022 तक फिजी के PM रहे हैं और अभी दिसंबर 2022 में फिजी में संसदीय चुनाव संपन्न हुए, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और 3 पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व करेंगे सितविनी राबुका और इसीलिए इन्हें फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगर हम सितविनी राबुका के बारे में कुछ बातें जाने तो ये पूर्व सैन्य कमांडर रहे हैं। 1987 में 2 बार सैन्य तख्ता पलट के सूत्रधार ये रहे हैं और 1992 से 97 के बीच ये फिजी के PM भी रहे हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी। अगर पूछा जाएगा कि सितविनी राबुका का संबंध किस देश से है, तो फिजी से है। अब अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी एक प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय राष्ट्र है, यानी प्रशांत महासागर में स्थित है ये, और इसकी राजधानी है सुवा। ध्यान रखना, फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। तो ये बातें ध्यान रखनी है फिजी के संदर्भ में। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात UNCBD के 15वें सम्मेलन COP15 से संबंधित है। UNCBD का 15वां सम्मेलन COP15 2022, इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में चीन की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। अब UNCBD का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और इसका 15वां सम्मेलन हुआ है चीन की अध्यक्षता में। कहाँ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब इसका आयोजन 7 से 19 दिसंबर 2022 को हुआ। हमने बात की कहाँ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसका आयोजन अक्टूबर 2020 में चीन के कुनमिंग में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। बाद में इसे 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। पहला चरण अक्टूबर 2021 में वर्चुअली संपन्न हुआ। कहाँ? कुनमिंग में। कुनमिंग कहाँ है? चीन में। और दूसरा चरण भी कुनमिंग में ही होना था, लेकिन इस हेतु कई बार नई नई तिथियां बदली गईं और इसके बाद चीन की मेजबानी में इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके आयोजन से संबंधित। UNCBD के 15वें सम्मेलन COP15 की थीम क्या रही है? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। मुख्य परीक्षा में थीम को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगर हम COP15 के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य रहा है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाना। अब ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, ये आईची जैव विविधता लक्ष्य का स्थान लेंगे। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का स्थान लेंगे, जो 2020 में समाप्त हो चुके हैं। ये उनका स्थान लेगा कौन? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। और यही उद्देश्य COP15 का रहा है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाना, और जो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को इसमें अपनाया गया।
और इसमें कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं और कुछ उद्देश्य भी तय किए गए हैं जो 2030 के लिए हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि इसका उद्देश्य ही था कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया जाएगा, तो इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया और इसके तहत 2030 के लिए 4 दीर्घकालिक लक्ष्य व 23 उद्देश्य भी तय किए गए। कुछ और अगर हम बातें जानें तो इस सम्मेलन में 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली कम से कम 30% भूमि या जल के संरक्षण का आह्वान किया गया। टारगेट कब का रखा गया? 2030 तक कम से कम 30% भूमि या जल के संरक्षण के लिए। अब क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जैव विविधता की हानि का समाधान हो सके, पारितंत्र का पुनरुद्धार हो सके, देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये बातें महत्वपूर्ण थी। कुछ और बातें इसमें महत्वपूर्ण रही, जैसे कि 2030 तक जैव विविधता के संरक्षण हेतु सभी स्रोतों, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी, इनसे प्रतिवर्ष लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई गई। और इसमें एक बात यह कही गई कि गरीब देशों के लिए सालाना अमीर देश वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। 2020 तक ये लक्ष्य रखा गया कि 20 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को की जाएगी। वहीं 2030 तक 30 अरब डॉलर की मदद की जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब अगर हम CBD के बारे में जानें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में इसको हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत किया गया था और लगभग 196 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है और 1993 से लागू है। क्या उद्देश्य है CBD का? CBD के 3 उद्देश्य हैं। एक तो पहला है कि जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग, और तीसरा इसमें उद्देश्य है कि आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब प्रारंभिक परीक्षा में हमारे क्या पूछा जा सकता है? प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि UN CBD का जो 15वां सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? तो कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? चीन की अध्यक्षता में हुआ। थीम क्या रही है? ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुछ और बातें हैं पूछी जाएंगी कि कुनमिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? ठीक है, जो 2030 के लिए लक्ष्य और उद्देश्य तय किए गए उनके बारे में, कितने पैसे जुटाने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो ये सब बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची से संबंधित है। फोर्ब्स कौन है? ये अमेरिकी पत्रिका है और इसने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की है। ये 19वीं सूची है 2022 की, 6 दिसंबर 2022 को जारी है। और ध्यान रखना कि ये 2004 से ऐसी सूची जारी कर रही है, तो उस क्रम में ये 19वीं सूची है जो 2022 में जारी की गई है। सूची किससे संबंधित है? विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाएं। अब इस सूची में पहला स्थान रखा गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन को। ये जर्मनी की हैं और वर्तमान में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। यानी ये विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है। अगर पूछा जाए कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला फोर्ब्स सूची के अनुसार कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जर्मनी की हमने बात की और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरा स्थान दिया गया क्रिस्टीन लगार्डे को, ये फ्रांस की हैं और ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं। वहीं कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें इस सूची में तीसरा स्थान दिया गया है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की 6 महिलाओं को इस सूची में जगह मिली है, जिसमें इस सूची में 36वां स्थान दिया गया है निर्मला सीतारमण को, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। रोशनी नडाल मल्होत्रा को 53वां स्थान दिया गया है, HCL की चेयरपर्सन है ये। माधवी पुरी बुच को 54वां स्थान दिया गया है, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्षा हैं। ये ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सोमा मंडल जो कि सेल की चेयरपर्सन है, उनको 67वां स्थान दिया गया है। सोमा मंडल के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये किसी महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला है। वहीं किरण मजूमदार शाह को 77वां स्थान दिया गया है। ये कौन है? बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन है। फाल्गुनी नायर जो कि नायका की संस्थापक हैं, इन्हें 89वां स्थान दिया गया है। अब नायका क्या है? नायका सौंदर्य प्रसाधन कंपनी है। तो ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में फोर्ब्स सूची में किन किन व्यक्तित्वों को जगह दी गई है। ठीक है,
सबसे शक्तिशाली विश्व की महिला कौन है फोर्ब्स सूची के अनुसार। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात, अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है, इससे संबंधित है। अमेरिका में सेम सेक्स मैरिज बिल पारित करके समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है 14 दिसंबर 2022 को। तो क्या अमेरिका पहला देश है जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई? ऐसा नहीं है। 30 से अधिक देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है, जैसे अर्जेंटीना हो गए, कनाडा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, यूके हो गए। तो ये बात ध्यान रखनी है। पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, तो ध्यान रखना है अमेरिका में। या पूछा जाएगा कि सेम सेक्स मैरिज बिल कहाँ पारित किया गया है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात संबंधित है म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता से, जो कि हैं आंग सान सू की। अब आंग सान सू की क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले में म्यांमार की जो सैन्य अदालत है 7 वर्ष की इन्हें कारावास की सजा दी गई है। अब आंग सान सू की हैं कौन? ये म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता हैं और 2018 से 21 के दौरान ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर रही हैं। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ, कू हो गया और इनको पद से हटा दिया गया था। प्रीलिम 2020 में शायद प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में सैन्य तख्तापलट किया गया था, तो वो उस समय म्यांमार चर्चा में रहा था और म्यांमार में 2021 में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। आंग सान सू की को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1991 में, नोबेल शांति पुरस्कार। और अभी जो सैन्य अदालत का फैसला आया है, तो सैन्य अदालत का जो ताज़ा फैसला है 7 वर्ष की इन्हें और सज़ा मिली है। तो सैन्य अदालत के ताज़ा फैसले से उन्हें अब 33 वर्ष जेल में बिताने होंगे। तो कुछ बातें हैं, ये ध्यान रखना है। आंग सान सू की के बारे में अगर पूछा जाए कि इनका संबंध किस देश से है, तो म्यांमार की हैं ये, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तख्ता पलट कहाँ हुआ था, हमने इस बारे में भी बात की। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात नेपाल के नए प्रधानमंत्री संबंधित है। पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेपाल में संसदीय चुनाव नवंबर 2022 में संपन्न हुए थे और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। त्रिशंकु सदन का वहां निर्माण हुआ और उस गठबंधन सरकार में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अभी इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? शेर बहादुर देउबा, और इनकी पार्टी थी नेपाली कांग्रेस। तो शेर बहादुर देउबा के स्थान पर अब कौन बन गए? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये बात ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा। अगली बात, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो है ये जावा इंडोनेशिया में है और दिसंबर 2022 में यह सक्रिय हो गया और इसीलिए चर्चा में रहा। तो हमारे एग्जाम में सीधा सही पूछा जाएगा कि माउंट सेमेरू कहाँ स्थित है, ठीक है, तो जावा इंडोनेशिया। अगली बात, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री संबंधित है। लियो वराडकर को आयरलैंड में नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। पहला कार्यकाल जो था 2017 से 20 के लिए था और अभी ये दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये भारतीय मूल के हैं। एक बात ध्यान रखनी है, आयरलैंड में जो सरकार का प्रमुख होता है उसे ताओसीज बोलते हैं। आयरलैंड में सरकार का प्रमुख क्या कहलाता है? ताओसीज। और यानी ये आयरलैंड के ताओसीज है। कौन है? लियो वराडकर। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आयरलैंड देश के बारे में बात करें तो ये यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है डबलिन। ये ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि लियो वराडकर का संबंध किस देश से है, या कि आयरलैंड के नए पीएम कौन है, या आयरलैंड ताओसीज के बारे में पूछा जाए कि ताओसीज, आयरलैंड के ताओसीज कौन है, तो लियो वराडकर। ताओसीज का मतलब हमने समझा कि ये आयरलैंड की सरकार के प्रमुख को ताओसीज कहा जाता। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी बातें दिसंबर 2022 में महत्वपूर्ण रही हैं आज उनको पढ़ा। अब हम आर्थिक परिदृश्य में जो भी बातें महत्वपूर्ण रही हैं दिसंबर 2022 में उन्हें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के स्वतंत्र व्यापार समझौते से संबंधित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है। कब से? 29 दिसंबर 2022 से। नाम क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते का। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक ऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट,
ये बात ध्यान रखनी है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा हाल ही में किन दो देशों के बीच या भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता दिसंबर 2022 में संपन्न हुआ, तो ध्यान रखना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नाम क्या है, IAECTA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता। कुछ बातें अगर जाने कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना हुआ है अभी, तो 27.5 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब इस समझौते के बाद आकलन लगाया गया है कि 2025 तक ये 50 अरब डॉलर होने की संभावना है। अगर हम कुछ बातें जानें, भारत से कौन सी चीज़ें आयात करता है ऑस्ट्रेलिया, और भारत किन किन चीज़ों का निर्यात करता है, या ऑस्ट्रेलिया भारत को किन किन चीज़ों का निर्यात करता है, तो अगर हम देखें कि भारत से ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या निर्यात है, भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात क्या क्या है, तो कपड़ा है, चमड़ा है, फर्नीचर है, आभूषण है, मशीनरी है, और इन चीज़ों पर अभी 4 से 5% का आयात शुल्क लगाता रहा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब ये IAECTA प्रभावी हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली 96% वस्तुओं को सीमा शुल्क से मुक्त रखा जाएगा और हमारा निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमारे इस समझौते से। वहीं ऑस्ट्रेलिया से भारत को निर्यात क्या क्या होता है, या भारत कौन कौन सी चीज़ें आयात करता है, उसमें इस्पात हैं, विद्युत एवं इंजीनियरिंग उद्योग है, एल्यूमिनियम है। तो ये जो 85% निर्यात है उसको शुल्क मुक्त करने की बात इस समझौते के अंतर्गत कही गई है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जो 85% निर्यात की वस्तुएं हैं वो भारत में शुल्क मुक्त हो जाएंगी। अब इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो भारतीय उद्योगों को जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो सस्ता मिल सकेगा और वो अपने स्टार्टअप को या उद्योग को गति दे पाएंगे। तो ये समझौता इन संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम ये जानें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, जो कि एक स्वतंत्र व्यापार समझौता है, वो प्रभावी हो गया है। कब से? 29 दिसंबर 2022 से। अभी 1 मई 2022 को एक और समझौता भारत ने किया था, किसके साथ? UAE के साथ। नाम क्या था? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ किया था? UAE के साथ। ये भी स्वतंत्र व्यापार समझौता था जो कि 1 मई 2022 से लागू था। ध्यान रखना, मई 2022 में UAE के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता लागू है, वहीं दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये बातें ध्यान रखनी, नाम तो ध्यान ही रखने हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। दिसंबर 2022 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बातें महत्वपूर्ण रही हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात अमेरिका के नाभिकीय बम वर्षक विमान B-21 रेडर के बारे में है। सीधा इसमें यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि B-21 रेडर है क्या? तो यह अमेरिका का नाभिकीय बम वर्षक विमान है, न्यूक्लियर स्टील्थ बॉमर है, और ये दुनिया का सबसे एडवांस बॉमर है जिसका विकास किया गया है नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी द्वारा। तो ध्यान रखना है कि विकास किसने किया है, B-21 रेडर है क्या, ठीक है, किस देश से इसका संबंध रहा। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, हमारी प्रारंभिक परीक्षा के देश से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा फैक्ट है उस पर हम ध्यान दें तो हाकुतो R मिशन 1 के बारे में है। ये जापान का पहला चंद्रमा मिशन है और जापान की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है iSpace Inc। इसने हाकुतो R मिशन के तहत स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर लैंडर एमोन लॉन्च किया और यही जापान का पहला चंद्रमा मिशन है। अगर हम एमोन लैंडर के बारे में बात करें तो एमोन लैंडर UAE के राशिद, ये राशिद क्या है? राशिद नाम के एक 4 पहिए वाले रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। ये राशिद रोवर जो है वो UAE का है और ये जो हाकुतो R मिशन के अंतर्गत एमोन लैंडर है वो राशिद रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का काम भी करेगा। महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जाने कि हाकुतो R मिशन 1 ये क्या है, इसका संबंध किस देश से है। तो ये जापान का पहला चंद्रमा मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और स्पेस स्टार्टअप कंपनी जापान की, ध्यान रखना है, iSpace Inc के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात ओरियन स्पेसक्राफ्ट से संबंधित है। अब ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि चंद्रमा की यात्रा पूरी करके ये धरती पर वापस लौट आया है दिसंबर 2022 में। अब ओरियन स्पेसक्राफ्ट नासा के आर्टेमिस मिशन 1 से संबंधित रहा है। तो ये नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा मिशन है और आर्टेमिस मिशन 1
अभी क्या हो गया है, चंद्रमा की यात्रा पूरी करके धरती पर वापस लौट आया है और इसी से संबंधित स्पेसक्राफ्ट है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस देश से है, तो अमेरिका के नासा से है, ये बात ध्यान रखना है। किस मिशन से संबंधित है, तो आर्टेमिस मिशन से संबंधित है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत जब आर्टेमिस 2 है, आर्टेमिस 2 2024 में जाएगा चंद्रमा में, और जो आर्टेमिस 3 है ये 2025 में जाएगा, और यही चंद्रमा में मनुष्य को लेकर जाने वाला है आर्टेमिस 3। ये बात ध्यान रखनी है। आर्टेमिस मिशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, अगर पूछा जाएगा। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात राफेल समझौते से संबंधित है। 36वां राफेल विमान फ्रांस से भारत पहुंचा है 15 दिसंबर 2022 को, और इसीलिए राफेल समझौता चर्चा में रहा। राफेल समझौता फ्रांस देश के साथ है भारत का, जो सितंबर 2016 में संपन्न हुआ था। इसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदे जाने की बात कही गई थी, जिसका निर्माण किया गया है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा। अभी हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो राफेल समझौता है ये कब हुआ, तो ये ध्यान रखना कि सितंबर 2016 में किस देश के साथ है, कितने लड़ाकू विमानों को खरीदने की बात इसमें कही गई है, इसका निर्माण, जो राफेल लड़ाकू विमान है इनका निर्माण कौन कर रहा है, तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी है। कुछ और बातें इसमें कही गई कि भारत में इन विमानों को हरियाणा में अंबाला में और पश्चिम बंगाल में हाशिमारा में तैनात किया गया है, और इन विमानों के स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है। गोल्डन एरो, गोल्डन एरो क्या है, ये जो लड़ाकू विमान है इनके स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है, राफेल समझौते से संबंधित है, किन देशों के बीच है, राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन कर रहा है, ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। आगे एक छोटी सी जानकारी है कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध हुआ है दिसंबर 2022 में। क्या उद्देश्य है मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए? उद्देश्य है तटीय निगरानी करना व तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, यही उद्देश्य है, और इसीलिए 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध किया गया है। अब ये ड्रोन चलते हुए शिप्स, पोतों के साथ साथ तटवर्ती ठिकानों दोनों से ही लॉन्च किए जा सकेंगे। और ध्यान रखना है, तो अगर पूछा जाएगा कि मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए किसने अभी समझौता किया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित है। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इसका नवा सफल परीक्षण किया गया है 15 दिसंबर 2022 को ओडिशा के बालासोर तट के निकट अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर, और इसीलिए अग्नि 5 मिसाइल चर्चा में रही है। हम अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो अग्नि 5 मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका विकास किया गया है डीआरडीओ द्वारा। एक प्रोग्राम है IGMDP जो 1983 में चलाया गया था। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि 5 मिसाइल का विकास किया गया है। अब जो ये IGMDP है 1983 में चलाया गया था, तो इसमें 5 श्रृंखलाएं विकसित करने की बात कही गई है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, और इसी में से एक है अग्नि श्रृंखला। और अग्नि श्रृंखला में अग्नि 1 मिसाइल, अग्नि 2 मिसाइल, अग्नि 3 मिसाइल, अग्नि 4 और ये अग्नि 5 है। कुछ और बातें जानें अग्नि मिसाइल के बारे में। तो अग्नि जो 1 है, अग्नि 1 की अगर हम देखें रेंज कितनी है, तो लगभग मारक क्षमता इसकी 700 किलोमीटर है। वहीं अग्नि 2 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की 3000, अग्नि 4 की लगभग 4000 किलोमीटर मारक क्षमता है, और अग्नि 5 की लगभग 5000 किलोमीटर मारक क्षमता। और इस हिसाब से ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है, ICBM। ठीक है, तो भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। ये दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए अग्नि 5 के बारे की मारक क्षमता इसकी कितनी है और इसका विकास कौन कर रहा है, IGMDP प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए, कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे।
अगली बात, ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण एक्सटेंडेड एयर वर्जन के सफल परीक्षण से संबंधित है। हाल ही में सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। इसमें समुद्री लक्ष्य को निशाना बनाया गया। ये कब किया गया परीक्षण? 29 दिसंबर 2022 को। अब ये परीक्षण किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा। अब सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाज़ों को डुबोया जा सकेगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के लक्ष्यों पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत एक्सटेंडेड एयर वर्जन उन्नत संस्करण के सफल परीक्षण संबंधित किससे किया गया? सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से। पिछले लेक्चरों में हमने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात अभ्यास सूर्य किरण से संबंधित है। ये अभ्यास सूर्य किरण जो है 16वां संस्करण है 2022 का। अभ्यास सूर्य किरण का संबंध भारत और नेपाल की सेनाओं से है, यानी ये भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। अब ये जो 2022 का 16वां संस्करण है, इसका आयोजन नेपाल में किया गया 16 से 29 दिसंबर 2022 के दौरान। तो अगर पूछा जाएगा कि अभ्यास सूर्य किरण किन दो देशों के बीच है, तो ध्यान रखना है भारत और नेपाल। अगली जो एक्सरसाइज है वो काजिंद है, काजिंद 2022। काजिंद एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच है? भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और जो 2022 का छठा संस्करण है, इसका आयोजन मेघालय में किया गया, यानी भारत में ही किया गया। कब? 15 से 28 दिसंबर 2022 को। तो इसमें सिंपल यही पूछा जाएगा कि काजिंद जो एक्सरसाइज उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, ठीक है। और जो पूछा जाएगा 2022 का संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो भारत में हुआ, भारत के मेघालय में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात, भारतीय विज्ञान कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस 2022 के 108वें वार्षिक सम्मेलन से संबंधित है। ये जो 2022 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन है, ये 108वां वार्षिक सम्मेलन था। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया? 3 से 7 जनवरी 2022 को नागपुर में किया गया। महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो नागपुर में हुआ। अब इसकी थीम क्या रही है? इसका जो उद्घाटन है पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया और इसकी थीम रही है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो ये बातें ध्यान रखनी है। थीम को लेकर विगत वर्षों में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। हमारी प्रारंभिक परीक्षा में तो इतना ही पूछा जाएगा कि इंडियन साइंस कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई, तो नागपुर। और थीम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हमने आर्थिक परिदृश्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बातें दिसंबर 2022 में चर्चा में रही उन्हें पढ़ा। अब हम दिसंबर 2022 में नियुक्तियों एवं निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं। नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में सबसे पहला नाम सुष्मिता शुक्ला का है। सुष्मिता शुक्ला ये भारतीय मूल की हैं और ये क्यों चर्चा में रही हैं? क्योंकि इन्हें न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व की प्रथम महिला उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है और ये इनकी नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभावी होगी। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व की प्रथम महिला उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में सुष्मिता शुक्ला की नियुक्ति हुई है। जो फेडरल रिजर्व है ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि सुष्मिता शुक्ला के बारे में अगर पूछा जाए तो। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व हैं अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा और इन्होंने वीके त्रिपाठी की जगह ली है। अब अनिल कुमार लाहौटी कौन है? ये इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी रहे हैं। अगर पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो अनिल कुमार लाहौटी। अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर टीजी सीताराम। अब इन्हें AICTE का अध्यक्ष बनाया गया है। AICTE का क्या मतलब है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं टीजी सीताराम। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। अब अगर हम AICTE के बारे में कुछ बातें जानें
तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और क्या उद्देश्य है इसकी स्थापना के पीछे? तो भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने आदि हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। हमारी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में AICTE है। तो ध्यान रखना है इनके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, TG सीताराम। अगले व्यक्तित्व हैं अरुण कुमार सिंह, इन्हें ONGC का अध्यक्ष बनाया गया है। ONGC से तात्पर्य है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब ये जो अरुण कुमार सिंह है ये पहले BPCL के चेयरपर्सन थे। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पर ONGC के अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार सिंह का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगले व्यक्तित्व हैं न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त की। अगले व्यक्तित्व हैं J चंद्रशेखर अय्यर, इन्हें केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगले व्यक्तित्व हैं सुब्रकांत पांडा, इन्हें फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। अब फिक्की क्या है? फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ये भारत का सबसे पुराना उद्योग व्यापार संगठन है। जैसा कि हमने बात की कि इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और हमारे अंतिम व्यक्तित्व हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, इन्हें जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है। अब ये जो जनता दल यूनाइटेड है, ये नीतीश कुमार जो कि बिहार के भी वर्तमान CM है, उनकी पार्टी है। और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचन हुआ है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का। तो ये बातें ध्यान रखनी है नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। चलते हैं आगे। अब हम निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है YK अलग। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हमने इकोनॉमी में YK अलग कमेटी के बारे में पढ़ रखा है। इसका गठन 1979 में योजना आयोग द्वारा किया गया था। उद्देश्य था गरीबी के आकलन हेतु। तो ध्यान रखना है YK अलग के बारे में अगर पूछा जाएगा। और ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इनका निधन 6 दिसंबर 2022 को 83 वर्ष की आयु में हो गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है YK अलग के बारे में। YK अलग कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं सुलोचना चौहान। सुलोचना चौहान मराठी लावनी गायिका रही हैं, और इन्हें लावनी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिसंबर 2022 को 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगर इनके कुछ योगदान को देखें तो इनके योगदान को सराहते हुए पद्मश्री सम्मान से 2022 में सम्मानित किया गया। वहीं 2012 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2010 में दिया गया। तो अगर पूछा जाएगा कि सुलोचना चौहान का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये गायन क्षेत्र से संबंधित रही हैं। मराठी लावनी गायिका रही हैं, लावनी क्वीन के नाम से फेमस रही हैं। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व हैं हीराबा। हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का नाम है, और ये इनका निधन 30 दिसंबर 2022 को 100 वर्ष की आयु में हो गया, और इसीलिए चर्चा में रही है। तो ध्यान रखना है। अब हमारे अगले व्यक्तित्व हैं पेले। पेले कौन है? ब्राज़ील के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और इनका निधन हो गया है 82 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 2022 को। पेले के लोकप्रिय नाम अगर हम देखें तो ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले, इनके लोकप्रिय नाम है। इनका मूल नाम क्या है? एडसन एरांटेस डो नासिमेंटो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेले के बारे में पूछा जाएगा कि पेले का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये फुटबॉल खिलाड़ी है। किस देश से संबंधित है? तो ब्राज़ील से संबंधित है। विगत वर्षों में ब्लैक पर्ल को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्लैक पर्ल किसका लोकप्रिय नाम है, तो वो फुटबॉलर जो है पेले हैं, उनसे संबंधित है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राज़ील की 3 खिताबी विजयों में पेले का योगदान रहा है, 1958, 1962 व 1970। ठीक, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं अरीज फिरोज शाह रुम्बाटा। ये कौन है? ये रचना ग्रुप के संस्थापक व चेयरमैन रहे हैं, और 85 वर्ष की आयु में 19 नवंबर 2022 को इनका निधन हो गया। रचना लोकप्रिय पेय पदार्थ है, और रचना ग्रुप के ही ये संस्थापक व चेयरमैन रहे हैं। पूछा जा सकता है अरीज फिरोज
शाह रुम्बाटा के बारे में, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगले व्यक्तित्व हमारे डोमिनिक लैपियर। अब ये डोमिनिक लैपियर कौन है? ये फ्रांसीसी लेखक हैं और 91 वर्ष की आयु में 4 दिसंबर 2022 को इनका निधन हो गया। इनकी कुछ लोकप्रिय पुस्तकें हैं जो भारत के संदर्भ में हैं, इसीलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इनकी कुछ पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट भारत की स्वतंत्रता से संबंधित पुस्तक है, जिनके लेखक कौन है? डोमिनिक लैपियर। एक और पुस्तक है 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। ये भोपाल गैस त्रासदी के बारे में या उससे संबंधित पुस्तक है। एक पुस्तक है सिटी ऑफ जॉय। ये कोलकाता के एक रिक्शा चालक के जीवन पर आधारित पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तकों के लेखक हैं डोमिनिक लैपियर। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, समाज सेवा के प्रति योगदान व भारत से जुड़ाव के कारण। तो ध्यान रखना, अगर इन किताबों के बारे में पूछा जाए कि फ्रीडम एट मिडनाइट, 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल, सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? तो डोमिनिक लैपियर, ये फ्रांसीसी लेखक है। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं पोप बेनेडिक्ट 16वें। अब ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि इनका निधन हो गया 31 दिसंबर 2022 को 95 वर्ष की आयु में। ये रोमन कैथोलिक समुदाय के पोप रहे हैं। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने पोप के पद से वर्ष 2013 में त्यागपत्र दे दिया था। तो पिछले 600 वर्षों में वे पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1415 में पोप ग्रेगरी ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अभी वर्तमान पोप कौन है? पोप फ्रांसिस। तो इनके बाद ही पोप फ्रांसिस ने पोप के पद को संभाला है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पोप बेनेडिक्ट जो 16वें हैं उनके बारे में। तो निधन के कारण चर्चा मेरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में ये व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आगे। अब हम पुरस्कार और सम्मान जो दिसंबर 2022 में चर्चा में रहे उन्हें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात अमेरिकी पत्रिका टाइम के वर्ष 2022 के पुरस्कारों से संबंधित है। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है वो इस बार किसको दिया गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और यूक्रेन की आत्मा को, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। अभी जो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 1 वर्ष में वैश्विक घटनाओं पर सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा हो। 2021 में यह पुरस्कार एलन मस्क को दिया गया था। वहीं 2020 में यह पुरस्कार जो बाइडन व कमला हैरिस को दिया गया था। इस बार किसे दिया गया है? अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा टाइम मैगजीन्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, तो वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, व स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की आत्मा को। कुछ और पुरस्कार देखते हैं जो अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा दिए गए हैं। जैसे 2022 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को। वहीं टाइम्स हीरोज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ईरानी महिलाओं को, द वुमेन ऑफ ईरान को। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जब पढ़ रहे थे कि महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। जैसा कि वहाँ की नैतिक पुलिस ने हिजाब ना पहनने के कारण महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महिला अधिकारों को लेकर वहाँ ईरान में ईरानी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किए और उन्हीं को सम्मान देने के लिए टाइम्स हीरोज ऑफ द ईयर अवार्ड ईरानी महिलाओं को दिया गया है। वहीं टाइम्स इंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दक्षिण कोरिया का के पॉप बैंड है ब्लैक पिंक। और टाइम्स आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को। तो ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर इस बार कौन चुने गए हैं? वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूक्रेन की आत्मा को। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात मिसेज वर्ल्ड 2022 के बारे में है। भारत की जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 चुना गया है। अब वे दूसरी भारतीय हैं जिन्हें इस खिताब के लिए चुना गया था। वर्ष 2001 में अदिति गोवित्रीकर मिसेज वर्ल्ड बनी थी। ये बातें ध्यान रखनी। मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो फाइनल दौर था वो लास वेगास अमेरिका में 17 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि सरगम कौशल के बारे में या मिसेज वर्ल्ड 2022 के बारे में तो वो हैं सरगम कौशल। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में। इनकी घोषणा 22 दिसंबर 2022 को की गई और 23 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए, जो कि 22 भाषाएं
जो संविधान में सूचीबद्ध है या संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए, और एक भाषा अंग्रेजी, तो 23 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को, इनका कविता संग्रह है तुमाडी के शब्द। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है अनुराधा राय को, उनका उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को मिला है और उनका उपन्यास है ख्वाब शराब। तो ये बातें ध्यान रखनी है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। अगर पूछा जाएगा कि हिंदी के लिए किसे मिला है या कविता संग्रह उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाए, अंग्रेजी भाषा में किसे मिला है, उर्दू भाषा में किसे मिला है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगली बात 44वें जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 के बारे में है। अगर हम जमनालाल बजाज पुरस्कार के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानें तो इनकी स्थापना 1978 में हुई थी। 4 श्रेणियों में प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और पुरस्कार राशि कितनी है, 10 लाख रुपए। किसके द्वारा दिए जाते हैं, जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा। अब हम इस वर्ष के पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 श्रेणियों में इस वर्ष भी दिए गए। पहली श्रेणी है कि भारत से बाहर गांधीवादी विचारों व जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज आउटसाइड इंडिया, किसे मिला है, लेबनान के डॉक्टर ओगिराट यूनान व डॉक्टर वालिद सियाबी को। वहीं रचनात्मक कार्यों के लिए नीलेश देसाई को मिला है। नीलेश देसाई ने मध्य प्रदेश में भील समुदाय के उत्थान के लिए गठित संपर्क समाज सेवी संस्थान के संस्थापक हैं और उन्हें दिया गया है रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022। अगली श्रेणी है ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं तकनीक के उपयोग हेतु, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, किसे मिला है, मनसुख भाई प्रजापति को। गुजरात में चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने की परंपरागत कला को आधुनिक रूप देने के लिए मनसुख भाई प्रजापति को ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं तकनीकी के उपयोग हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं जो अंतिम कैटेगरी है महिलाओं और बच्चों के कल्याण व उन्नयन हेतु जानकी देवी पुरस्कार, किसे मिला है, सोफिया साइक को। अब सोफिया साइक उड़ीसा में महिला अधिकारों विशेषकर बीड़ी श्रमिकों के लिए संघर्षरत रही हैं और उन्हीं के योगदान को सराहते हुए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। जानकी देवी पुरस्कार किसको मिला है, सोफिया साइक को। तो ये बातें ध्यान रखनी हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जाए। नीलेश देसाई के बारे में ध्यान रखना क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने निधन और नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा, वहीं पुरस्कार और सम्मान जो दिसंबर 2022 में चर्चा में रहे उन्हें पढ़ा। अब हम दिसंबर 2022 में चर्चा में रहे खेल प्रदर्शन को पढ़ लेते हैं। खेल प्रदर्शन में सबसे पहली बात फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुष फुटबॉल का 22वां विश्व कप है जिसका आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के दौरान कतर में किया गया। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमों ने भाग लिया और कुल 64 मैच खेले गए। तो ये बात ध्यान रखनी है, विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर रहा है लाइव क्या है, सुपर स्किल्ड फुटबॉल प्लेयर। वहीं फीफा वर्ल्ड कप की आधिकारिक मैच बॉल का नाम रहा है अल रिहला। अल रिहला का अर्थ है जर्नी, यात्रा। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच की बात करें तो ये फाइनल मैच लुसाइल स्टेडियम में 18 दिसंबर 2022 को खेला गया और इस फाइनल मैच में पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये खिताब जीता। 2 और खिताब 1978 और 1986 में अर्जेंटीना पहले भी जीत चुका है। फ्रांस भी 2 बार का फीफा वर्ल्ड कप विजेता रहा है। 1998 का वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता था, वहीं पिछला वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था उसका विजेता भी फ्रांस रहा है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। अर्जेंटीना टीम के कप्तान कौन रहे हैं, लियोनल मेसी। फ्रांस टीम के कप्तान कौन रहे हैं, ह्यूगो लॉरिस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरे स्थान के लिए क्रोएशिया और मोरक्को के बीच मैच हुआ जिसमें तीसरा स्थान क्रोएशिया ने मोरक्को को हराकर अर्जित किया। अब हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे गोल्डन बूट का अवार्ड सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलता है और किसको मिला है, ये फ्रांस के किलियन एम्बापे को। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 8 गोल किए। वहीं गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो कि टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार होता है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को मिला। फीफा यंग प्लेयर ऑफ
का यंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज को। वहीं गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार मिला है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। वहीं फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी मिली है इंग्लैंड टीम को। ये बातें ध्यान रखनी है। एक और बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने बात की कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये 22वां संस्करण था, तो 23वां संस्करण 2026 में अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको की मेजबानी में होगा और इस बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। ये ध्यान रखना है कि 23वें संस्करण में 48 टीमें हिस्सा लेगी और ये जो 2022 का संस्करण था इसमें 32 टीमों ने ही हिस्सा लिया था। तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण है फीफा वर्ल्ड कप के संबंधित, जो हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात विजेता को लेकर है कि कौन जीता है, अर्जेंटीना, फ्रांस को हराया इसने, ठीक है। और भी यहाँ पर हमने जो भी बातें की हैं कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला, गोल्डन बॉल किसे मिला, तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे। अगली बात विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के बारे में है। विजय हजारे ट्रॉफी बीसीसीआई की घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट ट्रॉफी है और 2022 का विजेता रहा है सौराष्ट्र। इसने महाराष्ट्र को हराया। इसका फाइनल मैच महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच 2 दिसंबर 2022 को खेला गया था। विजेता कौन रहा है? सौराष्ट्र। तो ध्यान रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र। अगली बात बांग्लादेश भारत पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022 के बारे में है। यह भारतीय टीम का बांग्लादेश का दौरा था जो दिसंबर 2022 में संपन्न हुआ। इसमें 2 टेस्ट मैच व 3 एक दिवसीय मैच खेले गए। अगर हम एक दिवसीय मैचों की बात करें, 3 एक दिवसीय मैचों की जो श्रृंखला है बांग्लादेश ने 2-1 से जीत ली। वहीं जो टेस्ट सीरीज है, 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज भारत ने 2-0 से जीती। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि भारत के बल्लेबाज हैं ईशान किशन, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। इस सीरीज के दौरान इन्होंने 210 रन बनाए 131 गेंदों में और 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। तो अगर पूछा जाएगा कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है, तो भारत के बल्लेबाज हैं ईशान किशन। इसी भारत बांग्लादेश एक दिवसीय सीरीज में इन्होंने ये कारनामा किया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अभी तक ये जो सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड था वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं क्रिस गेल, उनके नाम था। 2015 में विश्व कप में उन्होंने 138 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। अभी ईशान किशन ने कितने गेंदों में बनाया है? 126 गेंदों में। क्रिस गेल ने कितनी गेंदों में बनाया था? 138 गेंदों में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात तीसरे दृष्टिबाधित पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 के बारे में है। थर्ड मेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2022। इसका आयोजन 5 से 17 दिसंबर 2022 को भारत में किया गया और इसका विजेता रहा है भारत। बांग्लादेश को हराया और भारत ने लगातार तीसरी बार ये खिताब जीता है। 2 और संस्करण हुए हैं 2012 व 2017 में, इन्हें भी भारत नहीं जीते थे और ये जो 2022 का संस्करण है इसे भी भारत, यानी लगातार भारत ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। इसका फाइनल मैच खेला गया था बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि जो तीसरा संस्करण है दृष्टिबाधित पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का, उसे भारत नहीं जीता है। अब फाइनल मैच में किसको हरा है? बांग्लादेश को हराकर। इस टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे? अजय कुमार रेड्डी। ये ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं। अगली बात मेंस FIH हॉकी नेशंस कप 2022 के पहले संस्करण से संबंधित है, जिसका आयोजन 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के दौरान दक्षिण अफ्रीका में किया गया और इसका विजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। आयरलैंड को हराकर इसने फाइनल मुकाबला जीता। अब ये जो मेंस FIH हॉकी नेशंस कप 2022 है, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पहला पुरुष हॉकी नेशंस कप है। ये बात ध्यान रखनी है। अब वोमेंस FIH हॉकी नेशंस कप 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी पहला संस्करण है। ये महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पहला महिलाओं का हॉकी का नेशंस कप है। इसका आयोजन स्पेन में किया गया 11 से 17 दिसंबर 2022 को और इसका विजेता रहा भारत। भारत ने स्पेन को फाइनल मैच में हराया। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि इसमें जो वुमेन्स FIH हॉकी नेशंस कप 2022 के पहले संस्करण में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भारतीय कप्तान एवं गोलकीपर सविता पुनिया को मिला है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है या नेशंस कप जो वुमेन्स का हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। हमने देखा कि जो मेंस FIH
हॉकी नेशंस कप है, इसका विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जबकि वुमेन्स FIH हॉकी नेशंस कप का आयोजन स्पेन में हुआ और इसका विजेता रहा भारत। और सविता पुनिया के बारे में हमने ये बातें जानी। तो आगे चलते। हाल ही में मेघना अलावत चर्चा में रही हैं। अब मेघना अलावत चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इन्हें भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट ये बनी है मेघना अलावत। अगर हम मेघना अलावत के बारे में कुछ बातें जानें तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है ये। इनके पहले दुष्यंत चौटाला ही भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष थे जनवरी 2017 से। फरवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने महासंघ के क्रियाकलापों में खराब स्थिति को देखते हुए इसे भंग कर दिया था और इसके कामकाज को देखने के लिए प्रशासकों की एक समिति नियुक्त की थी। और अभी हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं मेघना अलावत। तो पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कोलंबिया के बोगोटा में किया गया 5 से 16 दिसंबर 2022 के बारे में है। अगर हम कोलंबिया के बारे में बातें जानें तो यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा। अगर पूछा जाएगा कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन स्थल क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। अब अगर हम पदक तालिका की ओर नजर डालें तो इसमें पहला स्थान चीन का रहा। चीन ने 12 पदक अर्जित किए, जिसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य हैं। दूसरा स्थान कोलंबिया का ही रहा, 8 पदक अर्जित किए, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। और तीसरा स्थान थाईलैंड का रहा, जिसने 6 पदक अर्जित किए, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 1 रजत पदक अर्जित किया, यानी भारत जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 1 पदक अर्जित कर पाया। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये रजत पदक अर्जित किया। ये बातें महत्वपूर्ण है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो आगामी आयोजन है वो सितंबर 2023 में सऊदी अरब के रियाद में होगा। ये बातें महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन कौन सी बातें पूछी जा सकती हैं कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन स्थल, तो बोगोटा, कोलंबिया। पहले स्थान पर कौन रहा? भारत की क्या स्थिति रही? मीराबाई चानू के बारे में पूछा जा सकता है, इनका संबंध किस खेल से है? और आगामी आयोजन के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे। अगली बात महिलाओं की 6ठी सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के बारे में। और इसका आयोजन स्थल है मध्य प्रदेश का भोपाल। 19 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 के दौरान महिलाओं की 6ठी सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई। तो हमारी MPSC की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये आयोजन स्थल, क्योंकि इसका आयोजन मध्य प्रदेश ही रहा है। अब अगर हम पदक तालिका की ओर नजर डालें तो शीर्ष स्थान रहा है रेलवे का। रेलवे ने 10 पदक अर्जित किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। वहीं हमारे मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा रहा, जिसने 8 पदक अर्जित किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य हैं। मध्य प्रदेश की जो मंजू बम्बोरिया हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक अर्जित किया है। ये जो स्वर्ण पदक एक मध्य प्रदेश का आया है वो मंजू बम्बोरिया ने ही अर्जित किया है 66 किलोग्राम भार वर्ग में। कुछ और पर्सनालिटी जो यहाँ पर चर्चा में रहे, जैसे मंजू रानी 48 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे की ओर से उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं निखत जरीन 50 किलोग्राम भार वर्ग में तेलंगाना की ओर से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन असम की ओर से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है आयोजन स्थल और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की मंजू बम्बोरिया, ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि मंजू बम्बोरिया का संबंध किस राज्य से है या किस खेल से है, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 के बारे में है। अब ये क्या है? टेनिस खिलाड़ियों के वर्ष भर के प्रदर्शन को देखते हुए ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 की घोषणा की गई है। ITF का मतलब है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। यह टेनिस की संचालक संस्था है। अब ITF वर्ल्ड चैंपियंस पुरुष एकल में किसे घोषित किया गया है? स्पेन के राफेल नडाल को। ये 5वीं बार ITF वर्ल्ड चैंपियंस घोषित किए गए हैं। वहीं महिला एकल के लिए पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं इगा स्विएटेक को वर्ल्ड चैंपियंस घोषित किया गया है। पुरुष युगल श्रेणी में राजीव राम अमेरिका के व ब्रिटेन के जो सेलिसबरी को, महिला युगल में बारबोरा क्रेजिस्कोवा व कैटरीना सिनियाकोवा की चेक रिपब्लिक जोड़ी को ITF वर्ल्ड चैंपियंस घोषित किया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है,
ईगा स्विएतेक किस देश की खिलाड़ी हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगली बात BWF अवार्ड 2022 के बारे में है। अब BWF का क्या मतलब है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अवार्ड्स हैं और 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए गए हैं। जैसे प्लेयर ऑफ द ईयर मेल अवार्ड मिला है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। वहीं प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड मिला है जापान की अकाने यामागुची को। फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है भारत की मनीषा रामदास को। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि मनीषा रामदास का संबंध किस खेल से है, तो ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है और इन्हें फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये बात ध्यान रखना है BW अवार्ड्स 2022 में। तो ये बातें महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम में। तो इस प्रकार से हमने दिसंबर 2022 में चर्चा में रहे खेल प्रदर्शन को देखा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।